लास्ट लेक्चर में इम्पल्सिव फोर्स पे था ना। एक मिनट समझ। क्या एक मिनट। हाँ वो भी आएगा। एक बार कोलिजन कोलिजन पढ़ाने दीजिए, क्योंकि उसमें कुछ कोलिजन के क्वेश्चंस होंगे, इसीलिए वो अभी नहीं ले रहा हूँ मैं, है ना। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन ही करा दूंगा। पहले एक बार जो पढ़ रहे हो उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। हो जाएगा वो भी जो तुम बोल रहे हो। हाँ उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले पढ़ा दूंगा, रुको ना। वो जो बोल रहा है उस पर एक क्वेश्चन दे दूंगा मैं। मास लेक्चर नंबर 9 आई थिंक। देखो यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स की बात कर रहे थे। तो इम्पल्सिव टेंशन आएगा अभी। इम्पल्सिव नॉर्मल देख लिया था, इम्पल्सिव फ्रिक्शन देखा था, अब इम्पल्सिव टेंशन। इम्पल्सिव टेंशन। इम्पल्सिव इम्पल्सिव टेंशन कैसे फाइंड करेंगे, वो चीज क्लियर कर लेते हैं। देखो यहाँ मान लीजिए कि स्ट्रिंग है, ये ऐसी स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं फिक्स कर देता हूँ। और ये वाली जो स्ट्रिंग है, तो ये वाली स्ट्रिंग सपोज ऐसी टॉट है अभी। अभी ये वाली स्ट्रिंग क्या है, टॉट। इसको फिक्स कर दिया, है ना। तो अभी एक पार्टिकल यहाँ पे टेस्ट, ये क्या है, एक पार्टिकल यहाँ पे क्या है अटैच्ड। किसी ने इसको इम्पल्स दिया इस डायरेक्शन में। क्या दिया, इम्पल्स। इम्पल्स मतलब कोई मोमेंटम है, इस डायरेक्शन में कोई मोमेंटम दिया। तो सपोज अगर मास v है, v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसका अभी पे इम्पल्स इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जो इम्पल्स होगा हो जाएगा mv, क्योंकि इनिशियली रेस्ट में था। इनिशियली किस में था, रेस्ट में था। अब देखो ये जो इम्पल्स आया है, मैं इम्पल्स को रिलेट करूं, ये इस डायरेक्शन में जे है, और ये एंगल थीटा मान लेते हैं सपोज। तो यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा। तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा जे कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा जे साइन थीटा। जे साइन थीटा। तो अब देखो ये इस वाले कंपोनेंट की वजह से, अब अगर ये ऐसा स्ट्रिंग है, तो इस साइड अगर आप वेलोसिटी लगाओगे तो क्या स्ट्रिंग इस साइड जाएगी क्या, क्योंकि लेंथ की स्ट्रिंग जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो लेंथ, सॉरी, स्ट्रिंग का जो लेंथ रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। लेंथ की स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये लेंथ अगर कांस्टेंट है, तो अगर आप इसको v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हो, इंपल्स दे रहे हो इस डायरेक्शन में, तो क्या ये इस डायरेक्शन में जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, ये फिक्स्ड है। ये मूव भी करेगा तो मैक्सिमम ऐसा मूव कर सकता है, इस टाइप से सर्कुलर मोशन कर सकता है। इस डायरेक्शन में तो जा ही नहीं सकता, जैसे वेलोसिटी है तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, एक कंपोनेंट इस साइड आएगा। तो ये जो कंपोनेंट आ रहा है इस साइड, ये वाला, इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा। तो जैसे आप ये इंपल्स दोगे, यहाँ पे टेंशन आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, टेंशन आएगा। तो इसमें टेंशन का मतलब क्या है, यहाँ पे अभी इंपल्स से रिलेट करना है, सिर्फ टेंशन से नहीं। तो यहाँ पे एक टेंशन आ गया है। तो टेंशन किसकी वजह से आया है, क्योंकि इसमें इंपल्स लग रहा होगा। इसमें भी एक इंपल्स आ जाएगा, इसको बोलेंगे जे डैश। क्योंकि ये इंपल्स है तो ये भी इंपल्स होगा ना, ऐसा थोड़ी कि टेंशन इक्वल्स टू इंपल्स। टेंशन मतलब फोर्स है, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम है। वो दोनों तो इक्वल नहीं होगा ना यार, मोमेंटम को मोमेंटम से इक्वल करेंगे। तो टेंशन की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जे डैश आ जाएगा। टेंशन की वजह से क्या आएगा, जे डैश। तो ये टेंशन की वजह से आया है, इसीलिए इस वाले पार्ट को कहीं पे ऐसा भी होगा, इसको बोलेंगे इंपल्सिव टेंशन। जरूरी है कि टेंशन न्यूटन आ गया, इंपल्सिव टेंशन। तो बेसिकली ये इंपल्सिव टेंशन को किससे रिलेट कर रहे हैं अपन, तो इंपल्स से रिलेट कर रहे हैं। किससे किससे रिलेट कर रहे हैं, इंपल्स से रिलेट कर रहे हैं।
है ना। तो ये जो जे डैश आ रहा है वो इंपल्स किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू टेंशन इन द स्ट्रिंग, ड्यू टू टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसको वी वेलोसिटी दिया। नहीं समझो। हाँ, तो अब इसको एक बार इंपल्स दिया ना, इंपल्स की वजह से ये इसको बैलेंस कर लेगा, और ये वाला जो इंपल्स होगा उसकी वजह से वो आगे जाएगा। इंपल्स मतलब क्या है, ये ऐसा है, आपने कुछ वेलोसिटी दी, तो एक बार वेलोसिटी दी तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी ना, वेलोसिटी दी तो उसको उसको रेजिस्ट करने वाला कोई होना चाहिए ना, तो इस डायरेक्शन में कोई नहीं है। हाँ, टेंशन ही है, ऐसा समझ लीजिए कि ये टेंशन है, बट यहाँ पे ये इसको बैलेंस कर रहा है, तो ये इसको बैलेंस कर रहा है। जब आप इसको ये ऐसे लिखेंगे, जे कॉस थीटा इक्वल्स टू जे डैश, ये क्या है आपका, यस, सर्कुलर मोशन करेगा ऐसा, ये फिक्स्ड। तो जे कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, जे डैश, इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। तो ये इंपल्स है और ये भी इंपल्स है। तो ये इंपल्स किसकी वजह से आया, टेंशन की वजह से आया, तो इसलिए इसको बोलेंगे इंपल्सिव टेंशन। आई बात समझ में। अगर यहीं पे कैसे बैलेंस हो रहा है, बस यही समझाना है आपको। अगर यहीं पे मान लीजिए कि ये एक पार्टिकल होता और एक दूसरा यहाँ पे पार्टिकल होता, ये m1 है और ये सपोज m2 है। अब इसको थीटा एंगल पे वेलोसिटी दे दिया, पहले इसमें टेंशन नहीं था, इनिशियली टेंशन क्या है, जीरो है। ऐसे ही रखा होगा तो टेंशन जीरो ही होगा, ऐसे ही रखा है हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पे, तो टेंशन जीरो होगा। अब इसको आपने इस डायरेक्शन में क्या दिया, इंपल्स दे दिया जी, थीटा एंगल। तो अभी क्या होगा, अभी तो इसमें टेंशन जीरो था, तो इस इंपल्स का दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में जे कॉस थीटा और एक इस डायरेक्शन में जे साइन थीटा। एक इस डायरेक्शन में जे कॉस थीटा, एक इस डायरेक्शन में जे साइन थीटा। फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज। तो अब ये बताइए, यहां पे m2 है, ये m1 है। नहीं रुको रुको, एक मिनट एक मिनट, तुम इसको फोर्स से क्यों रिलेट कर रहे हो यार, ये फोर्स नहीं है, ये इंपल्स है, फोर्स नहीं है। इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम ना, एफ डॉट डी टी, ऐसा होता है ना इंपल्स। तो ये इंपल्स जो है वो मोमेंटम से बैलेंस होगा, किससे, मोमेंटम से। बताता हूं कैसे हो, किससे, मोमेंटम से। फोर्स से बैलेंस नहीं करेंगे इसको, इसको फोर्स से बैलेंस नहीं करेंगे। अब देखिए यहां से, पहले इस स्ट्रिंग में टेंशन जीरो था, अभी जैसे ये इस साइड इंपल्स लगेगा, इसकी वजह से स्ट्रिंग टॉट होगी, टॉट होगी, टेंशन आएगा, इसमें टेंशन आएगा, टेंशन आने से यहाँ पे एक इंपल्स लग रहा होगा, तो उसको जे डैश बोल दिया। ये इंपल्स लग रहा होगा, इसको क्या बोल दिया, जे डैश। समझो। अब ये बताइए, अब ये दोनों ब्लॉक इस डायरेक्शन में इंपल्स है, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में भी मूव करेगा कुछ वेलोसिटी से, वी डैश मान लिया। और ये m1 और m2 जो मास है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और m2 जो है वो इस डायरेक्शन में भी जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में इंपल्स है, v मान लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में ये पूरा सिस्टम v डैश से जाएगा और ये पूरा v से जाएगा। ये बात आ रही है समझ में। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो यहां से, जैसे यहाँ पे इंपल्स आया वैसे यहाँ पे भी इंपल्स आएगा, जे डैश। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, वो भी आएगा, लेकिन इंपल्स का यूज कैसे करेंगे ये समझिए आप। अब मुझे ये बताओ, अगर ये वी डैश से इस डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या ये भी वी डैश से इस डायरेक्शन में जाएगा, स्ट्रिंग के, क्योंकि ये लेंथ चेंज होने वाला नहीं है, लेंथ चेंज नहीं होगा तो जितना ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा उतना ये भी मूव करेगा। तो अब दोनों पे लगा देते हैं, देखो यहां से, ये m1 है और ये जे डैश है, और ये v1 से v डैश से जा रहा है। अब ये बताइए, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, जीरो है ना, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है। इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, तो आप क्या लिखोगे, जे डैश इक्वल्स टू m1 इंटू वी डैश। अब क्या लिखोगे, जे डैश, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है,
तो यहां से एक इक्वेशन क्या आएगा आपको, जे डैश इक्वल्स टू m1 v डैश, इक्वेशन 1 नोट कर लीजिए इतना पहले, फिर आगे वाला इक्वेशन लिखते हैं। इंपल्स लिखने के लिए आप समझ जाइए बस, इंपल्स। यहां पे ये क्यों नहीं आया, यहां पे वेलोसिटी क्यों नहीं आई, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स्ड है ना। सो इन दिस केस दिस ब्लॉक वोंट मूव अलोंग एक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में अभी नहीं जाएगा। एक बार नोट कर लो, नोट कर लो, फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ये लास्ट वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन करता हूं, नोट कर लीजिए इतना। देखो फिर से समझ लीजिए, इसमें पहले टेंशन 0 था, तो जब तक इसमें टेंशन नहीं आएगा ये m1 तो मूव करने वाला है नहीं। क्लियर। अब इसको आपने इंपल्स दिया, तो जैसे आप इसको इंपल्स दोगे तो इस इंपल्स का 2 कंपोनेंट आएगा, ये वाला और एक ये वाला। तो इस वाले को तो कोई चेंज नहीं कर पाएगा, इस वाले कंपोनेंट को कोई चेंज नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो टेंशन है वो इस डायरेक्शन में नहीं है, टेंशन इस लाइन के अलोंग है। तो ये जो ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो इस डायरेक्शन में चेंज होगी, इस डायरेक्शन में यहां पे जितना होगा ना उतना यहां पे भी हो। क्यों, क्योंकि टेंशन इसके इस लाइन के अलोंग है। तो हियर टेंशन विल नॉट चेंज, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू दिस स्ट्रिंग। सिर्फ किस डायरेक्शन में चेंज होगा, वेलोसिटी इसकी अलोंग अलोंग द स्ट्रिंग, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक्स है ना विल चेंज अलोंग द स्ट्रिंग ड्यू टू टेंशन, ड्यू टू टेंशन। इसलिए मान लीजिए अगर सपोज इसकी वेलोसिटी, ऐसे समझिए आप, इसकी वेलोसिटी सपोज इस डायरेक्शन में v1 थी, ये v2 थी, तो अभी भी ये v2 ही रहेगी, बट ये v1 वाला पार्ट चेंज हो जाएगा, बट ये v1 वाला पार्ट चेंज हो जाएगा। ये बात आ रही है समझ में, क्यों चेंज होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में टेंशन आ गया, पहले टेंशन नहीं था अभी टेंशन आ गया, तो इसलिए v डैश आ गया। तो अभी जैसे इस डायरेक्शन में आप इसको पुल करोगे इस साइड, यहाँ पे टेंशन आएगा, टेंशन आएगा तो इंपल्स आएगा, तो यहाँ पे भी इंपल्स आ गया, इसको जे डैश बोल दिया। इस पूरे स्ट्रिंग में इंपल्स सेम होगा, इसलिए यहाँ पे इस साइड जे डैश, क्योंकि ये इसके मोशन को रिड्यूस, टेंशन क्या करेगा, इसके मोशन को रिटार्ड करेगा, बट टेंशन इसके मोशन को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, इसीलिए इंपल्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर आप इसका एफबीडी बना लोगे तो ये m1 है, इंपल्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, वेलोसिटी v डैश, क्योंकि ये v डैश से इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये भी जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। हाँ आएगा, सब आएगा, रुको तो 1 मिनट। हाँ ब्लॉक मूव कर रहा है ना, यहाँ पे ब्लॉक मूव कर रहा है। हाँ, क्यों चेंज नहीं होगा, ये बताओ। वेलोसिटी कब चेंज होती है, पहले आप ये बता दीजिए। When the velocity of particle will change, लेफ्ट के टूवर्ड्स क्या टेंशन है, When the velocity of particle will change, बताओ ना एक बार, ये वेलोसिटी कब चेंज होगी, जैसे ये पार्टिकल मूव कर रहा है, फिर खुद से आंसर आ जाएगा। करेक्ट, मतलब जब कोई फोर्स लग रहा होगा तभी चेंज होगा। तो अब ये बताओ, अगर आप इसका एफबीडी बनाओगे, हाँ वही मतलब फोर्स लग रहा हो, तो अब मुझे ये बताओ, पेज को टर्न करूं, यहां पे अगर आप एफबीडी बनाओगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। तो अब ये इंपल्स इस साइड था तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड आ गया जे कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इस साइड आ गया जे साइन थीटा। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे अगर इस ब्लॉक का अगर एफबीडी बनाएंगे, m2 m1 m2, तो इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो इसमें टेंशन इस साइड आएगा, इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो इसमें टेंशन इस साइड आएगा। अब बताओ इस ब्लॉक पे या इस ब्लॉक पे टेंशन किस डायरेक्शन में, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के अलोंग है। इस पे टेंशन इस टाइप हो, इस साइड होगा, और इस पे टेंशन इस साइड होगा, पुल टाइप फोर्स होता है टेंशन। तो अब ये बताओ, ये टेंशन चेंज भी करेगा तो इसकी वेलोसिटी को किस डायरेक्शन में चेंज करेगा, जिस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है। ये अगर टेंशन इस साइड है, पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था जे कॉस थीटा से, पहले ये इस डायरेक्शन में जा रहा था जे कॉस थीटा से, इंपल्स इसका इस डायरेक्शन में जे कॉस थीटा था। तो अभी जो ये आया है इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी पहले जो थी, पहले यहाँ पे जितना भी था अभी कुछ और हो जाएगा,
तो वी डैश मान लिया इसको। बट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देख लो, कोई टेंशन है क्या? कोई टेंशन नहीं है, तो क्या ये चेंज होगा? नहीं होगा ना। पहले अगर वी रहा होगा तो अभी भी वी रहा होगा। जब तक टेंशन नहीं लगेगा तब तक चेंज नहीं होगा। किस डायरेक्शन में चेंज होगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इसका इंपल्स लिख रहे थे अपन, तो यहां से ये m1 था, ये इस डायरेक्शन में जे डैश लग रहा है, तो इसका इंपल्स लिखोगे तो जे डैश इक्वल्स टू क्या लिखोगे? चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यू कैन से चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो यहां से जे डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? m1 तो इस डायरेक्शन में जाएगा ना यार, ये नहीं आना चाहिए डाउट, ऐसे समझ लीजिए। अब ये बताओ, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये वाली स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस साइड फोर्स लगा रहे हो, इस साइड अगर फोर्स लगा रहे हो, इस साइड, तो इसका एक कंपोनेंट, मतलब इंपल्स इस साइड लग रहा है, फोर्स नहीं इंपल्स लग रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड, एक कंपोनेंट इस साइड। तो ये वाला जो ब्लॉक है, इसका मोशन इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा, लेकिन यहाँ पे टेंशन इसका इस साइड है, तो टेंशन इस साइड है तो इसका मोशन इस साइड होगा। तो यहां से जे डैश क्या आ जाएगा? तो m1 v डैश, नहीं नहीं, फोर्स बैलेंस नहीं कर रहा हूं, इंपल्स, इंपल्स बैलेंस कर रहा हूं, फोर्स नहीं बैलेंस कर रहा हूं मैं। जे डैश इक्वल्स टू m1 v डैश माइनस जीरो, पहले जीरो था इस m1 का, तो जे डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m1 v डैश। अब इसका एफबीडी m2 को देख लो, तो m2 पे पहले इस साइड कितना था इंपल्स? जे कॉस थीटा, अभी इंपल्स इस साइड कितना आ गया? जे डैश, और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v डैश, इस डायरेक्शन का देख रहे हैं। तो अब बताओ, जो इंपल्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा? चेंज इन मोमेंटम। तो अगर इसकी वेलोसिटी सपोज इस डायरेक्शन में है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, जे कॉस थीटा माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन में जे डैश इक्वल्स टू m2 इंटू वी डैश, m2 इंटू वी डैश। नहीं ना, देखिए यहां से क्या आ रहा है, ये क्या आया? जे कॉस थीटा, जे कॉस थीटा, और इस साइड क्या है? जे डैश, m2 पे ये आ रहा है। अभी इसकी नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो आप क्या लिखोगे? जे कॉस थीटा माइनस जे डैश इक्वल्स टू m2 इंटू वी डैश, m2 इंटू वी डैश, क्वेश्चन 1 2, m2 इंटू वी डैश, है ना। तो अभी यहां से इन दोनों को आप रिलेट कर सकते हैं, इन दोनों को आप रिलेट कर सकते, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वी डैश, फाइंड कर सकते हैं। देखो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा? जे कॉस थीटा, जे डैश की वैल्यू को क्या लिखेंगे? m1 वी डैश, तो माइनस m1 वी डैश इक्वल्स टू m2 वी डैश। तो यहां से क्या आ जाएगा? जे कॉस थीटा इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू वी डैश। सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वी डैश, वी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? जे कॉस थीटा बाय m1 प्लस m2। तो देखो इंपल्स से कैसे वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं वो सिखा रहा हूं मैं तुमको, इंपल्स से कैसे वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं ये समझ में आना चाहिए। अभी देखो इसको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से मैं ऐसा डायरेक्ट ला दूंगा, इतना डायरेक्ट आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इतना नहीं करना पड़ेगा। बट कुछ कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, इंपल्स से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, इसीलिए ये सब समझ में आना चाहिए। तो बेसिकली ये जो है, ये क्या है? चेंज इन इंपल्स जो है, एक मिनट, जो चेंज इन, ये इंपल्स जो है, इंपल्स क्या आ रहा है? चेंज इन मोमेंटम आ रहा है। तो बेसिकली ये सब जो यूज कर रहे हैं, ये सब जो यूज कर रहे हैं, ये सब इसी इसी पार्ट को बोलते हैं, कुछ नहीं, मास सेम होगा तो भी जैसे अभी सॉल्व किया है वैसे लिख देंगे। यहाँ पे m1 प्लस m2 की जगह, इसको लर्न मत करना यार, बॉक्स में मत रखना, नहीं तो तुम लर्न करने लगो कि ये कुछ फॉर्मूला हो गया, कुछ फॉर्मूला नहीं है, बॉक्स में मत रखना। m1 m2 सेम हो जाएगा तो m1 प्लस m2 लिखेंगे, ये m1 हो जाएगा, तो जे सॉरी m2 mm हो जाएगा, तो जे कॉस थीटा इक्वल्स टू 2m आ जाएगा, जे कॉस थीटा इक्वल्स टू 2m आ जाएगा। इसी थ्योरम को बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो साइड में इंपल्सिव टेंशन के साइड में ब्रैकेट में लिख लेना इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, मतलब इंपल्स को चेंज इन मोमेंटम से इक्वेट कर रहे हैं।
यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, मतलब इम्पल्स को किससे इक्वेट कर रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम से इक्वेट कर रहे हैं। एक दो क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लिया, फर्स्ट पेज है, सेकेंड पेज, या सेकेंड पेज है, देख लीजिए। नोट कर लिया है तो सही है, पेज को मैं टर्न करता हूँ, नहीं तो नोट कर लीजिए आप। नोट कीजिए, नोट कीजिए, आराम से नोट कीजिए। नोट कर लीजिए इसको। डन। अब देखिए ऐसे, अब ये जो M2 था, उस पे एक और इम्पल्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, जे साइन थीटा, और इसकी वेलोसिटी को v मान लिया है। नोट कर लो, थोड़ा फास्ट है। डन। अब देखिए यहाँ से, ये इस डायरेक्शन में v डैश था, तो इस डायरेक्शन में इम्पल्स कितना है, तो जे साइन थीटा है, चेंज इन मोमेंटम होगा, तो M2 इंटू वी हो जाएगा। यही हो गया इक्वेशन। अब देखो इस क्वेश्चन को, आप जैसे v की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, जे कॉस थीटा इंटू M1 प्लस M, इम्पल्स से आया वो, तो उसको उसको ऐसे डायरेक्ट कर सकते थे अपन। दो इक्वेशन लिखने की वहां पे कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं। ये M2 है, ये M1 है, ये M2 है, और इस डायरेक्शन में इस पे इम्पल्स आया जे कॉस थीटा, और ये आया जे साइन थीटा। तो अपने को पता है ये वेलोसिटी v होगी, ये भी वेलोसिटी v होगी, तो अपने को डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि दोनों एक सेम वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जे कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम अलोंग दिस डायरेक्शन, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में लिख रहे हैं, तो इम्पल्स एक्स डायरेक्शन में क्या है, जे कॉस थीटा है ना। तो बेसिकली यहां से इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगा रहे हैं यूजिंग
इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, मोमेंटम थ्योरम। तो इम्पल्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। तो देखो एक्स डायरेक्शन में लिख रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन का इम्पल्स क्या है पूरे सिस्टम पे, जे कॉस थीटा। क्योंकि यहाँ पे अगर जे डैश आएगा तो यहाँ पे जे डैश आएगा, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा अगर पूरे को सिस्टम मान लेंगे, तो ये हो जाएगा जे कॉस थीटा इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। पहले तो दोनों रेस्ट में था, तो इसका मोमेंटम जो होगा अभी कितना हो जाएगा, m1 v डैश प्लस m2 v डैश, इनिशियली 0 था, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या आ जाएगा, जे कॉस थीटा इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v डैश। तो यहाँ से यू कैन फाइंड द वैल्यू v डैश, v डैश की वैल्यू क्या आ गई, जे कॉस थीटा बाय m1 प्लस m2, यही आ रहा था, तो डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, है ना। अब कभी आपको सपोज फाइंड करना होता कि फाइंड द इंपल्सिव टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्वेश्चन में ये पूछा जाता इंपल्सिव टेंशन इन द स्ट्रिंग, इंपल्सिव टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, किसी एक ब्लॉक का पे इंपल्स शो कर देते, जैसे m1 है तो इस पे इंपल्स जे डैश लग रहा होगा, यही इंपल्सिव टेंशन होगा यहाँ पे, अभी यही क्या होगा, इंपल्सिव टेंशन। क्वेश्चन में अगर टेंशन पूछा जाए, है ना, तो टेंशन की वैल्यू बता देंगे। कहीं पे इंपल्सिव टेंशन पूछा जाए तो बेसिकली जे डैश होता है न्यूटन, तो न्यूटन सेकेंड होगा ये। तो जे डैश की वैल्यू आप देखो इस पे, ये वी डैश, तो जे डैश कैसे फाइंड करोगे आप, जे डैश इक्वल्स हो जाएगा m1 इंटू वी डैश, पहले तो 0 था, तो यहाँ से जे डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 इंटू वी डैश की वैल्यू अपन ने फाइंड कर लिया, तो जे कॉस थीटा अपॉन m1 प्लस m2, यही हो गया जे डैश, इंपल्सिव टेंशन। आई बात समझ में, कुछ नोट कर लीजिए इसको, इसको नोट कर लीजिए। बेसिकली इंपल्सिव टेंशन अगर क्वेश्चन में पूछता है ना, तो इंपल्सिव टेंशन जो होता है वो होता है मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम होता है। बेसिकली क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। ये जो इम्पल्सिव टेंशन है वो लर्न नहीं करना है ना, कि ये वाला भी लर्न करना है। कुछ लर्न करने के लिए क्या बताया, कुछ बताया है, सब समझ में आना चाहिए कि कैसे इंपल्स लग रहा है, इस साइड है तो कैसे इक्वेशन लगाए, मतलब ये जो अप्लाई कर रहे हैं बस ये समझ में आना चाहिए, इसका एप्लीकेशन पार्ट समझ में आना चाहिए। सर ठीक है, यस नोट कर लिया इसको। सर हाँ जी बोलिए। सर जो बॉडी 2 है वो ऊपर भी थोड़ा जाते रहेगा ना, तो इससे टेंशन का डायरेक्शन भी चेंज होते रहेगा ना। वो आगे वाला पार्ट है, आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, वो जो तुम बोल रहे हो करेक्ट है, बट ये इस इंस्टेंट की बात पूछी गई ना, इस इंस्टेंट पे, जैसे आपने वेरी इसको इम्पल्स स्मॉल दिया, टाइम के लिए ना ये। यस, डीटी टाइम के लिए, डीटी टाइम के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ना ये इस डायरेक्शन में ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, तो अभी ये स्ट्रिंग ऐसा तो होगा नहीं, स्ट्रिंग तो ऐसा हो जाएगा, धीरे धीरे ऐसा होगा, है ना। हाँ सर। हाँ, तो टेंशन की वैल्यू चेंज होती रहेगी, वो अलग क्वेश्चन। ये dt टाइम के लिए कि उसी इंस्टेंट पे व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ m1 एंड m2 उस इंस्टेंट के लिए। इंपल्सिव टेंशन रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं इंपल्सिव टेंशन रिमेन्स कांस्टेंट की बात कैसे कर सकते हैं अपन, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट नहीं होगी ना, जैसे ये यहाँ पे अभी ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी अभी, है ना। तो जैसे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, जे डैश की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये किसी भी dt टाइम के लिए फाइंड किया है, कि जैसे ये कब कैसे फाइंड किया, ये समझ लीजिए कि जैसे ये m1 है, ये m2 है, आपने जैसे इसको इंपल्स दिया उसी इंस्टेंट पे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ m1 एंड m2। x कंपोनेंट क्यों सेम रहेगा, अरे x कंपोनेंट में तो इंपल्स लग रहा है ना, ये वाला सेम नहीं रहेगा ना, हमेशा परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट सेम रहेगा, इस स्ट्रिंग के जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट होगा ना वो सेम होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। सर उधर जे डैश और जे डैश इक्वल क्यों है, मतलब इंपल्सिव टेंशन इक्वल है ना ऊपर, यहाँ पे ना यस यही सर। बोल रहे हो ना तुम, तो इधर इक्वल क्यों है, एक ही स्ट्रिंग है ना, यस तो ये सर। जो
हाँ, तो ये सेम टेंशन की वजह से इंपल्स आया होगा ना, ये दोनों, तो टेंशन सेम है तो इंपल्स भी सेम लगेगा। हाँ ना, सेम ओके सर। टेंशन की वजह से आया। नोट कर लीजिए इसको। डन। एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया होगा फिर कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। हाँ वही है, कंजर्वेशन ही लगाया है पूरा, वही इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम लगा दिया, बस ये समझ लो ना। ये बताया ना आपको, इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम होता है, इसको तो डेराइव किया था, अब उसी को रिलेट कर रहे हैं आप, उसी को रिलेट कर रहे हैं, तो इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम लगा दिया बस, और कुछ नहीं किया। आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे इंपल्स क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे। एक क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा आइडिया आएगा क्या है नहीं है। देखो ये एक बॉल है, और यहाँ पे ये एक बॉल है, ये बॉल ए है और ये बॉल बी है। मास जो है ये m, और इसका भी मास m मान लेते हैं। ये दोनों एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है, और स्ट्रिंग जो है ऐसा है, और यहां से यहां तक का जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, ये है 3l/5, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग l है, इस ये पूरे स्ट्रिंग का लेंथ l है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज l, ये वाली वैल्यू l है। अब इसको क्या किया, पहले ऐसा था सिस्टम, हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब यहाँ पे इसको वेलोसिटी दिया v0, इसको वेलोसिटी दिया x डायरेक्शन में, क्या वेलोसिटी दिया v0, फ्रिक्शनलेस सरफेस। कैसा है, फ्रिक्शनलेस। बॉल को, बॉल ए को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या दिया v0, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द बॉल, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द स्पीड ऑफ, find the speed of ball, find the speed of ball, ball B, ball A and B दोनों find कर लो, ball A and B just after the string becomes taut, अभी इन दोनों के बीच का सेपरेशन है, सेपरेशन बिटवीन A एंड B इज 3l/5, है ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग टॉट है नहीं, टॉट होती तो कितना होता, L होता। ये स्ट्रिंग है ना यार, ये स्ट्रिंग है, इस पूरे स्ट्रिंग का लेंथ L है, बट अभी जैसे रखा हुआ है तो इसके बीच का सेपरेशन L से कम होगा, तो कितना गिवन है, 3l/5। मास सेम है, m और m, मास सेम है, m एंड m। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल A एंड B जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग बिकम्स टॉट। सेकंड, फाइंड द इंपल्स ऑफ टेंशन, फाइंड द इंपल्स ऑफ टेंशन, इंपल्स ऑफ टेंशन और इंपल्सिव टेंशन, इसे क्या बोलेंगे, इंपल्सिव टेंशन when the string becomes taut, when the string, यहाँ पे impulse नहीं दिया, यहाँ पे इसको velocity दी है, when the string becomes taut। थर्ड वाला क्वेश्चन वैसे मैं सब बताऊंगा। फाइंड द स्टेडी टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही मूव करेगा, वर्टिकल होता तो समझ में आ रहा है कि एक्स्ट्रा फोर्स mg लग रहा होता। फाइंड द स्टेडी टेंशन इन द स्ट्रिंग much after the string has become taut, the string
has become taut. क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ, सेंटर ऑफ मास चैप्टर ही है, तो सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट पढ़ रहे हैं अपन, फिर इंपल्सिव फोर्स पढ़ रहे हैं, उसी में है सेंटर ऑफ मास है, इंपल्सिव फोर्स है, इसी में कोलिजन आता है, तो इसके बाद आएगा कोलिजन, इसके जस्ट बाद स्टार्ट करेंगे कोलिजन। Just scroll down, please. नोट कर लिया इसको? Yes, sir. इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, समझिए। ये बताओ, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या अभी ये मूव करेगा क्या? जैसे सपोज यहाँ पे आ गया तो मूव कर सकता है क्या? ये कब तक ये मूव नहीं करेगा? यहाँ पे मान लीजिए कि ये ए आ गया है और अभी इसके बीच का जो लेंथ है वो एल हो गया है, तो जैसे इसका लेंथ एल हुआ, यस, है ना, तो जैसे इसका लेंथ एल हुआ, बट अभी भी अज्यूम कर रहे हैं क्या, टेंशन इसका 0 है। अब क्या होगा, इसके जस्ट dt टाइम के बाद क्या होगा, इसमें टेंशन आएगा, जैसे टेंशन आएगा ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। यहां पे अभी भी टेंशन 0 है, तो जस्ट बिफोर द स्ट्रिंग बिकम्स taut, उसके जस्ट बिफोर वाला पार्ट है। तो अब देखो इस डायरेक्शन में अभी भी इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, v0 रही होगी। ये 3l/5 है, तो ये एंगल आप फाइंड कर सकते हैं थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस अपॉन दिस, इसीलिए ये लेंथ गिवन 3l/5 अपॉन l, तो थीटा वुड बी 37 डिग्री, थीटा 37 आ गया, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, ये जाएगा v0 cos थीटा, मतलब v0 cos 37 डिग्री 4v0/5, और ये आ जाएगा v0 sin 37 3v0/5। अभी तक यहां तक किसी को डाउट है? क्योंकि जस्ट अभी जैसे टेंशन यहाँ पे नॉन जीरो होगा, जैसे इसमें टेंशन आएगा वैसे ही ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? अब देखो यहां से फिर से मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूं, एक क्लियर पिक्चर मिले आपको। जस्ट बिफोर स्ट्रिंग बिकम्स taut, उसके जस्ट पहले वाला ये पार्ट है, जस्ट पहले, अभी लेंथ एल है, अब अगर मूव करेगा, ये यहां से अगर मूव करना स्टार्ट करेगा तब इसमें आएगा ना, तब इसमें जर्क लगेगा टेंशन की वजह से, तब इस केस में जर्क लगेगा ना टेंशन की वजह से। कब? जब अब मूव करना स्टार्ट करेगा तब होगा। तो यहां पे अभी भी टेंशन 0 है, जस्ट बिफोर की बात करें टेंशन 0, यहां पे टेंशन नॉन 0 हो गया है, तो यहां पे अब ये बताओ, अब ये ब्लॉक जो है और ये जो ब्लॉक है M1 B और A, अब मुझे ये बताइए क्या दोनों की स्पीड इस डायरेक्शन में सेम होगी क्या? इस डायरेक्शन में ये अगर V से जाएगा, ये भी क्या V से जाएगा? अरे हाँ ना, इस डायरेक्शन में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग सेम होगी ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में लेंथ चेंज होने वाला नहीं है,
लेंथ चेंज होने वाला नहीं है। अब ये बताओ, ये वाली वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, ए की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी? व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ ए परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग? What would be the velocity of A perpendicular to string इस डायरेक्शन में? 3v0/5 ही रहेगी। ये क्यों चेंज नहीं हो रहा है? तो सिंस there is no impulsive force, है ना? Since there is no impulsive force perpendicular to the string, hence the velocity of A perpendicular to the string remains same. String remains same. और ये वाली वेलोसिटी क्यों चेंज हो गई? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग इज जर्क्ड, यहाँ पे स्ट्रिंग में जर्क लग रहा है ना? ये वाली वेलोसिटी, तो यहाँ पे ये सेकेंड पॉइंट भी लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो हियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल will change along the string, है ना? Because string is jogged. है ना? तो इसलिए क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल चेंज अलोंग द स्ट्रिंग बिकॉज स्ट्रिंग इज जॉग्ड। हाँ, अब दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। तो ये वेलोसिटी इसकी, ये बताओ, ये वाली वेलोसिटी, अभी तो मोमेंटम से मैं कर दूंगा, इंपल्स से भी बताऊंगा कि इसको इंपल्स से भी, जैसे पहले इक्वेशन लिखा था इंपल्स वाला, उससे भी लिख सकते हैं अपन। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी इस डायरेक्शन में लगा सकते हैं, उससे भी आएगा आंसर। तो इस पे अगर इंपल्स लग रहा होगा तो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, टेंशन आ गया है तो इंपल्स लगेगा। इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, है ना? एक बार इतना नोट कर लीजिए पहले। क्या हुआ? हाँ, टेंशन जब नॉन जीरो होगा तभी इंपल्स लगेगा ना, वरना इंपल्स नहीं लग सकता है ना। टेंशन आएगा तो इंपल्स आएगा, टेंशन आएगा तो इंपल्स आएगा, है ना? तुम वही बोल सकते हो, रिलेट कर सकते हो उसको, कि जैसे जॉक लगाएंगे मतलब इंपल्स आएगा तो टेंशन आ गया है, वैसे तुम रिलेट कर सकते डन। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देते हैं अभी। तो अलोंग
नोट कर लो पहले, नोट कर लीजिए। नोट करने दो। डन। देखो along this स्ट्रिंग के along लगा रहे p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल हो जाएगा। तो स्ट्रिंग के along पहले मोमेंटम कितना था, तो m इंटू 4v0/5। अभी कितना है, तो mv प्लस mv। ऐसा नहीं कि दोनों का मास सेम है इसीलिए वेलोसिटी सेम हो गई यहाँ पे, वैसा कुछ नहीं है। along द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम होगी, मास कैसा भी है। तो ये जाएगा 4mv0/5 इक्वल्स टू 2mv। तो m से m जाएगा, 2 से 2 टाइम्स में गया, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2v0/5। 2v0/5। देखो इसको आप ऐसे भी फाइंड कर सकते थे, ब्रैकेट में इम्पल्स से कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये b था, यहाँ पे j आ रहा है और इसकी वेलोसिटी v है। तो पहले इसकी वेलोसिटी 0 थी, अभी v हो गई, तो j इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, m इंटू वी। अच्छा दूसरा ये ऐसा था, इम्पल्स इस पे ऐसा लग रहा है a पे, इसकी वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में। पहले क्या था, तो पहले इसकी वेलोसिटी v इनिशियल थी इस डायरेक्शन में कितनी, 4v0/5। v फाइनल इसका कितना है, v/5 v है, यही है ना इसके लिए। तो ब्रैकेट में लिखना है इसको, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं अल्टरनेटिवली करके, है ना। तो अब यहाँ पे बताओ, अभी इस पे इम्पल्स इस डायरेक्शन में है, इसका चेंज इन मोमेंटम देख लो। इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन है, फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, चेंज इन मोमेंटम ऐसा दिख रहा है, बट इम्पल्स ऐसा है। इसका मतलब क्या रहा होगा, फाइनल वेलोसिटी लेस रही होगी इनिशियल वेलोसिटी से। इस पे इम्पल्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में ना। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। फिर से ऐसे समझ लो ना, इम्पल्स इक्वल्स टू क्या लिख दिया, इतना तो लिख सकते हैं ना यार, वो छोड़ दो, इतना तो लिख ही सकते हैं ना, इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। तो देखो चेंज इन मोमेंटम अपन इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में, बट इम्पल्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लीजिए, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो -j। चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, तो mv फाइनल माइनस mv इनिशियल। तो यहां से j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहां से -j इक्वल्स टू mv, और ये वाली कितनी हो जाएगी, m इंटू 4v0/5। तो माइनस को इस साइड लाइए, तो j इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4mv0/5 माइनस mv। इसी को मैं डायरेक्ट लिख रहा था, क्या लिख रहा था, क्यों लिख रहा था, क्योंकि इंपल्स इस डायरेक्शन में है। इंपल्स इस डायरेक्शन में, पहले पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा था, बट इस पे इंपल्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी लेस रही होगी इससे, तभी तो इन दोनों का जो चेंज आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, इन दोनों का जो चेंज आएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तभी तो ये इस डायरेक्शन में आएगा। ज्यादा बेटर आप ऐसे लिख दो, इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर कर लीजिए तो दूसरा खुद से नेगेटिव हो जाएगा, तो इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो -j इक्वल्स टू mv फाइनल माइनस, दोनों सेम डायरेक्शन में तो ये भी प्लस माइनस mv1 v इनिशियल। पुट कर दिया वैल्यू, तो j इक्वल्स टू ये आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, mv इक्वल्स टू 4mv0/5 माइनस mv। तो यहाँ से भी वही आएगा, बट थोड़ा स्टेप्स जो है वो ज्यादा हो जाता है, m से m जाएगा, तो यहाँ से v की वैल्यू 2v0/5 आ जाएगी। यही है ना 2v0/5, यहाँ इतने ही स्टेप में आ गया, यहाँ पे इतना लगा, नोट कर लीजिए। तो दोनों से आपको समझ में आना चाहिए। अरे
क्या तब पढ़ रहे हैं ये बताओ। उस टाइम से अभी यही नहीं समझ में आया, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट नहीं आया है। फिर समझो, एक बार फिर से समझो यार, ये ऐसा है। अब ये बताओ, इसको भी वेलोसिटी इंपल्स दिया इस डायरेक्शन, तो जे कॉस थीटा जे साइन थीटा होगा ना। ये क्यों मूव करेगा, ये क्यों मूव करेगा? टेंशन लगेगा तभी मूव कर सकता है ना, वरना मूव करेगा क्या ये? तो टेंशन लगने से क्या इसकी वेलोसिटी आ गई क्या? टेंशन लगने से इसकी वेलोसिटी आई या नहीं है? वेलोसिटी आने का मतलब इसका मोमेंटम होगा नहीं होगा? तो पहले मोमेंटम जीरो था, अभी कुछ मोमेंटम आ गया, चेंज इन मोमेंटम आ रहा है इसका कुछ। तो जहां पे चेंज इन मोमेंटम आता है वहां पे इंपल्स आता है। तो जे इक्वल्स टू क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। तो ये तो लिख ही सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो अब ये बताओ ना, इसका इसका मोमेंटम क्यों आया? पहले तो रेस्ट में था, अभी क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें टेंशन लग रहा है। टेंशन लग रहा है इसीलिए इसका मोमेंटम आ रहा है। तो टेंशन लग रहा है इसीलिए इसकी वेलोसिटी आ रही है। जैसे वेलोसिटी आएगी वैसे इसका इंपल्स आएगा। तो इसी टेंशन की वजह से यहाँ पे इंपल्स लग रहा है। इसी टेंशन की वजह से यहाँ पे क्या लग रहा है? इंपल्स लग रहा है। आई बात समझ में कुछ? अरे इंपल्स की मीनिंग क्या होती है? इंपल्स क्या बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब इसको अगर आप किसी वेलोसिटी से किसी भी डायरेक्शन में आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो जैसे इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, जैसे ही इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, अब इस पे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पे अगर फोर्स लगना स्टार्ट हो जा रहा है, इसका मतलब ये पार्टिकल एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा। पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, इट मींस पार्टिकल हैज सम वेलोसिटी। इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इसके पास वेलोसिटी होगी, इसका मतलब इसके पास कुछ लीनियर मोमेंटम होगा। पहले लीनियर मोमेंटम जीरो था, अभी कुछ लीनियर मोमेंटम आ गया है। तो यू कैन फाइंड द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल। तो एक बार चेंज इन लीनियर मोमेंटम फाइंड कर लिया, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट इंपल्स। चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट इंपल्स। तो यही होता है ना, यही तो कर रहे हैं। जे इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, वही कर रहे हैं अभी तक। हाँ बहुत सारे क्वेश्चन होंगे वैसे, बट आपको समझ में आना चाहिए बस, एटलीस्ट ये आना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाने के लिए आना चाहिए, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आना चाहिए, आंसर आ जाएगा। यस, पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल क्या है? ये क्या है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल वाला क्वेश्चन तो किया है यार। वैसे आगे ज्यादा आएगा, कोलिजन के बाद ये क्वेश्चन ज्यादा आएगा। ये कहाँ पे वेलोसिटी किसको दिया था इसमें? इन दोनों में किसको वेलोसिटी दिया था? ए को दिया था ना। तो ये क्या ये मूव करेगा? नहीं करेगा ना। जब तक ये स्ट्रिंग टॉट नहीं होगी तब तक ये मूव नहीं करेगा। नहीं है तो यार इसको लिख लो यहाँ पे, रेस्ट में है ये। डन। अब मुझे फाइंड करना था, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी। तो बी की वेलोसिटी तो अपने को आ गई, बी तो इसी डायरेक्शन में जा रहा था वी से। तो वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो v है, और v की वैल्यू 2v0/5 है। वेलोसिटी ऑफ ए, तो a जो है इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी v है और v की वैल्यू 2v0/5 है। बट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी इसकी वेलोसिटी है, ये है 3v0/5, 90 डिग्री। तो वेलोसिटी ऑफ ए ये परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो जाएगा? 2v0/5 का स्क्वायर प्लस 3v0/5 स्क्वायर। तो यहाँ से va की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको? ये हो जाएगा 4v0²/25 प्लस 9v0²/25। कितना आ रहा है आपको? 13 आ रहा है ना, 13v0²/25। तो आंसर हो जाएगा √13v0/5। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? इंपल्स ऑफ टेंशन, मतलब इंपल्सिव टेंशन।
इम्पल्सिव टेंशन का मतलब क्या है? इम्पल्स इन द स्ट्रिंग। तो इम्पल्सिव टेंशन क्या आ रहा है? इम्पल्सिव टेंशन तो जे है। इम्पल्सिव टेंशन क्या था? जे। तो जे की वैल्यू क्या थी? mv फ्रॉम 1, या ऐसा इम्पल्सिव जे फाइंड करना। जैसे अब बी बना लिया, बी ड्रॉ कर लिया, तो बी पे इम्पल्सिव टेंशन जे लग रहा है और इसकी वेलोसिटी v है, तो जे को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? mv। तो m v की वैल्यू फाइंड कर लिया 2v0/5। तो यहाँ से इम्पल्सिव टेंशन क्या आ जाएगा? 2mv0/5। ये हो गया इम्पल्सिव टेंशन। सेकंड क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे। अब टेंशन फाइंड करना, एक बार नोट कर लीजिए। अब स्ट्रिंग में क्या फाइंड करना है? टेंशन। नोट थोड़ा फास्ट करो, इतना स्लो नहीं करना है। बैलेंस्ड क्या? इम्पल्स फाइंड करो ना यार। इसमें अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड कहाँ से आ रहा है? कुछ कहाँ से तुम ये कॉन्सेप्ट ला रहे हो? अनबैलेंस बैलेंस कुछ बताया क्या मैंने? अरे इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम होता है, ये बस लिखना है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि सर इम्पल्स बैलेंस कर रहा है क्या चेंज इन मोमेंटम को? अरे फोर्स बैलेंस करता है, इम्पल्स कुछ बैलेंस करने का कुछ होता है क्या यहाँ पे? इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम लिख सकते हो ना यार, इतना तो लिखो। ये लिखना सीखो, बस ये आना चाहिए तुमको, और कुछ नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको ये बैलेंस कर रहा है, वो कुछ नहीं है। बैलेंस क्या कर रहा है? फोर्स थोड़ी है बैलेंस करेगा, इसकी वेलोसिटी है, इसीलिए वेलोसिटी की वजह से इंपल्स आता है, चेंज इन मोमेंटम की वजह से इंपल्स आता है। तो जे को लिखो ना, जे इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। अब कहीं पे ऐसा लिख रहे हैं a इक्वल्स टू v2 माइनस v1/t। अब ये बोलोगे सर ये चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बैलेंस कर रहा है क्या? अरे ये फॉर्मूला है, इसका मतलब ये थोड़ी कि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी को बैलेंस कर रहा है। ये होता है, डिफाइन होता है ऐसे कि होता है ये। तो ऐसे चेंज जे जो होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब ये नहीं कि चेंज इन मोमेंटम को जे बैलेंस कर रहा है, वैसा कुछ नहीं है। नोट कर लीजिए इसको। तो कहीं पे इंपल्स पूछा जाए तो समझ में आना चाहिए कि चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है, ऐसा नहीं कि जैसे टेंशन है, फोर्स है, कोई फोर्स लग रहा है तो उसको बैलेंस कर रहा है, वो नहीं सोचना। डन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपको टेंशन फाइंड करना है। स्ट्रिंग में टेंशन है ना, स्ट्रिंग में क्या फाइंड करना है आपको? टेंशन फाइंड करना है। तो ये बताओ, ये ऐसा है, स्ट्रिंग ऐसा हो गया, अभी ये बी है और ये ए है। तो जब भी दो ब्लॉक है, दो पार्टिकल होगा,
समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन दूंगा ऐसा टेंशन फाइंड करने का, ये चीज अभी क्लियर हो जानी चाहिए आपको। जब भी आपको दो ब्लॉक गिवन होगा या दो पार्टिकल है, वो किसी स्ट्रिंग से अटैच्ड, वो किसी स्ट्रिंग से क्या है, अटैच्ड है, तो उस केस में क्या होगा, जब भी आपको टेंशन फाइंड करना होगा तो आप उसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम से क्वेश्चन को एनालाइज कीजिएगा। किस फ्रेम से? सेंटर ऑफ मास से। तो ये ए है, इसका मास m है और इसका मास m है, इसका सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे होगा इस पॉइंट, ब्लॉक ए ब्लॉक बी, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। अब यहां से एनालाइज कीजिए। अगर आप यहां पे बैठ जाएंगे यहीं पे, तो आपको आपको क्या दिखाई देगा? देखो, ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, कितने से जा रहा था? 2v0/5 से जा रहा है। ये इस डायरेक्शन में कितने से जा रहा है? 2v0/5 से जा रहा है। और ये इस डायरेक्शन में कितने से जा रहा है? तो 3v0/5 से जा रहा है। तो अगर आप इस डायरेक्शन में इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखेंगे तो दोनों का मास सेम है। तो अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग VCM क्या हो जाएगा? इसको मैं x मान लेता हूं और इसको मैं y मान लेता हूं, तो VCM x बोल देता हूं। क्या लिखोगे? m इंटू 2v0/5 प्लस m इंटू 2v0/5, हाँ ऐसा, इक्वल्स टू m प्लस m, ऐसा आएगा। तो यहां से क्या दिख रहा है आपको? ये कितना आ रहा है? m कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 4v0/5/2, तो ये आ जाएगा 2v0/5। तो यहां से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, जो सेंटर ऑफ मास है वो भी कितने से जा रहा है? ये 2v0/5 से जा रहा है, ये 2v0/5 से जा रहा है, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है जहां पे तुम हो, वो भी 2v0/5 से जा रहा है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में तीनों की वेलोसिटी क्या है? सेम है। मतलब इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सरफेस स्ट्रिंग देख रहे हैं, 0। तो विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, 0 हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, 0 हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये दोनों किस में है? रेस्ट में है। अच्छा, ये दोनों रेस्ट में है, तो इसकी एक वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में ऐसे। तो अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक बार इस डायरेक्शन में फाइंड कर लेते हैं, एक बार इस डायरेक्शन में फाइंड कर लेते हैं। तो अभी देखो, वैसे भी अगर आप यहाँ पे हो, तो अगर इसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में 0 हो गई है, तो यहां से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या लगेगा कि इसकी वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही है ना। फाइंड करेंगे अभी, बट इसके परपेंडिकुलर ही आएगी। तो इसके परपेंडिकुलर आएगी, तो अगर कोई सेंटर ऑफ मास पे है, उसको क्या ऑब्जर्व होगा कि इसका मोशन कैसा है और इसका मोशन कैसा है? सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन है? यहाँ पे अगर बैठ जाओगे तो क्या दिखाई देगा कि इसका मोशन कैसा है? सर्कुलर। तो इसका भी मोशन कैसा होगा? सर्कुलर। बताता हूँ कैसे होगा, ये बात आई समझ में? तो सर्कुलर मोशन में टेंशन फाइंड करने का मेथड अपने को पता है। ये फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स हो जाएगा। फिर ये फोर्स क्या हो जाएगा? सेंट्रिपिटल फोर्स। नोट कर लीजिए इतना पहले, डायरेक्ट बता देता मैं, बट ये सब समझो क्या है, नहीं है, कैसे हो रहा है। आएगा आएगा, अभी बताता हूँ कैसे होगा सर्कुलर मोशन। पहले आप इसको नोट कर लीजिए।
डन। परपेंडिकुलर, अब क्या है, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लीजिए। Oh, yes. Perpendicular to the string. VCM क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, तो m इंटू उसका कितना है 3v0/5, दूसरे का तो 0 है, अपॉन m प्लस m, तो यहाँ से आ जाएगा 3mv0/5 इंटू 2m, m से m जाएगा तो ये हो जाएगा 3v0/10, 3v0/10। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, va माइनस vcm। va कितना है 3v0/5 है, माइनस 3v0/10, तो ये आ जाएगा 3v0/10। परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग है ये। vbcm क्या हो जाएगा, हाँ y है, अरे परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग लिखा मतलब y मान लो ना यार, यहाँ पे लिखा ना परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग वाला कंपोनेंट आ रहा है सब। vb माइनस vcm, तो ये 0 है, ये है 3v0/10, तो ये हो जाएगा माइनस 3v0/10। मतलब अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ऐसे समझ लीजिए, अगर आप सेंटर ऑफ मास पे हैं, सेंटर ऑफ मास पे है, अब आपने खुद की वेलोसिटी किसको दी है, इसको रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर लिया है, तो विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विद रेस्पेक्ट टू COM, सेंटर ऑफ मास, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी 3v0/10, मास m है और इसका मास m है, और इसकी वेलोसिटी माइनस है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी 3v0/10। और ये किस में आ गया, रेस्ट में आ गया, क्योंकि इसी फ्रेम से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। तो अब क्या लगेगा कि ये 3v0/10 से इस साइड जा रहा है और ये 3v0/10 से इस साइड जा रहा है, तो ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। तो सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो यहाँ पे एक टेंशन आएगा। तो सर्कुलर मोशन में टी की वैल्यू यही ना, एक ही फोर्स लग रहा है इस पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ऐसा नहीं कि mg का कंपोनेंट ले लिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये। तो सेंटर के टुवर्ड्स जो फोर्स है वो टी है, तो आप एफसी को क्या लिखेंगे, m इंटू ए सी। एफसी यहाँ पे टेंशन होगा, ये क्या है m इंटू ए सी, ए सी इज v²/r, तो 3v0/10² r की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये l/2 होगा, ये l/2 है, तो l/2। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या हो गया, 9mv0²/100 इंटू l/2, तो आंसर हो जाएगा आपका 9mv0²/50l, ये वैल्यू आ जाएगी आपको टेंशन की, नोट कर लीजिए।
तो आप ऐसे टेंशन फाइंड करेंगे। नोट कर लिया इसको। एक क्वेश्चन और करेंगे इसमें, टेंशन, सिर्फ टेंशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। बाकी तो सिंपल था, थोड़ा टेंशन ही फाइंड करने में, टेंशन ही फाइंड करने में टेंशन है ना। सिर्फ टेंशन बताना है। ये ब्लॉक बी है, इसका मास m है, और ये एक स्ट्रिंग है, इसका लेंथ l है। ये ब्लॉक ए है, इसका मास 2m है, ठीक है। ये कहाँ पे है? स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल सरफेस। अभी फिर से इसको क्या दिया, ए इज गिवन अ वेलोसिटी v perpendicular to line AB. A is given a velocity v perpendicular to line AB. क्वेश्चन में पूछा गया find the tension in the string. Tension in the string during their subsequent motion. During their subsequent motion. किससे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को? सेंटर ऑफ मास से। तो पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है ही नहीं, तो मूव भी करेगा अभी दोनों ब्लॉक तो परपेंडिकुलर ही करेगा, इस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही करेगा, है ना। तो पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लीजिए, फिर ए की वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी आपको विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, फिर बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाइए, फिर सर्कुलर मोशन होगा, आंसर आ जाएगा। टू mv0 square/3l, वेरी गुड। पहले VCM फाइंड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2m इंटू वी प्लस m इंटू 0 बाय 2m प्लस m। तो यहाँ से क्या आ रहा है 2mv/3m।
तो ये हो जाएगा 2v/3। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास va माइनस vcm। va कितना है, v माइनस 2v/3, तो ये हो जाएगा v/3। vb विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो vb माइनस vcm, ये 0 है और ये है माइनस 2v/3, तो ये हो जाएगा माइनस 2v/3। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे है और इसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे है, ये वाला मास 2m है और ये m है, तो ये वाला डिस्टेंस r मान लेते हैं। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r इक्वल्स टू, ये फाइंड करना है r1 मान लीजिए, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, तो पहले इसके मास को लिखते थे, फिर टोटल मास इनटू टोटल डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा l, तो l/3 हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस। ये जो r1 है ये l/3 हो जाएगा, r1 इज l/3 सेंटर ऑफ मास। तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है v/3 और इसकी नेगेटिव है, मतलब इस साइड होगी 2v/3। यहाँ पे बैठ रहे हैं, तो आपको क्या दिखेगा कि ये कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, है ना। यहीं पे आप रेस्ट में आ गए तो आपको दिखेगा कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो कोई भी एक देख लो, तो सर्कुलर मोशन में ये सर्कुलर मोशन करेगा तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा, ये सर्कुलर मोशन करेगा इसका सेंटर यहाँ पे होगा। तो या तो आप यहाँ पे देख लीजिए या यहाँ से देखिए, दोनों जगह से आंसर सेम आना है। तो टी है, तो फिर से एफ सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम इंटू ए सी। एफ सी की वैल्यू टेंशन है, एम इसका क्या है, मास होता है, तो एम की वैल्यू यहाँ पे 2m है ना, यहाँ पे देख रहे हैं, तो 2m हो जाएगा, इंटू ए सी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर, r1। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ रही है, 2m इंटू वी स्क्वायर बाय 9, r1 इज l/3। किसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, क्या बोल रहे हो, बोलो। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2m वी स्क्वायर बाय 3l। किसकी बात कर रहे हो, किसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, इसका, वेलोसिटी का, ये बोल रहे हो। इससे भी फाइंड कर लेते हैं, तो इससे भी फाइंड कर लेते हैं ना। ये r1 है तो ये r2 होगा, ये l/3 है तो ये 2l/3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2l/3 हो जाएगा। उससे भी फाइंड करके देख लेते हैं इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। उतना ही आएगा क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो चुका है। खुद से फाइंड करो, देखो उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, उतना ही आना है। आर बताया था ना कि दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल है। अगर आपको यहां से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चाहिए, इससे इससे तो क्या लिखते थे, अगर मान लो इसको r1 लिख दिया, इसको m1, इसको m2, इसको मान लो m1, इसको m2, तो r की वैल्यू m2/m1 प्लस m2 इंटू टोटल डिस्टेंस। नोट कर लीजिए इसको। इसमें और सारे क्वेश्चंस आएंगे, बट एक बार कोलिजन पढ़ लेंगे तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है। तो एक बार पहले कोलिजन पढ़ लेंगे, फिर इसमें जो कोई क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए इसको। थोड़ा बहुत आपको आइडिया आया होगा इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, इम्पल्स कैसे, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कैसे यूज करते हैं, उसको आगे भी देखेंगे अपन, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां आएगा ये सब। गांडू गया नहीं ज्यादा ज्ञान मत फेल, तेरी आइटम को दे दूंगा संडे का सेल, मेरी बंदी है हॉट तेरी बंदी है फेल, अब स्टेशन में जाके किसी छठे को। क्या फालतू यार। नोट कर लो इसको। डन।
नेक्स्ट लिखेंगे कोलिजन। अब यहां से क्या स्टार्ट करेंगे, कोलिजन। तो कोलिजन में क्या होगा, जब भी कोलिजन होगा, मान लीजिए ये ऐसा जा रहा है u1 से और ये u2 से जा रहा है, अगर u1 ग्रेटर है u2 से तो कहीं ना कहीं आगे जाके ये कोलाइड करेगा। तो जैसे ये कोलाइड कर रहा है, ये है बी है, तो इस केस में ये क्या होगा, ये इस पे इम्पल्सिव फोर्स लगाएगा और ये इस पे इस साइड इम्पल्सिव फोर्स लगाएगा। तो इस इम्पल्सिव फोर्स की वजह से इसका मोमेंटम जो है, हर पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा, यही हो सकता है। बट नेट मोमेंटम अभी भी क्या हो रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर एक पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हो रहा है, मतलब एक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वही कोलिजन क्या लिखेंगे, कोलिजन इज एन इवेंट in which an impulsive force acts between two or more bodies for short time, है ना, which results in change in their velocities, The collision क्या है, इवेंट है in which an impulsive force acts between two or more bodies for short time which result in change in their velocities. मोमेंटम चेंज हो जाएगा। मोमेंटम मतलब एक पार्टिकल का मोमेंटम चेंज होगा, पूरे सिस्टम का मोमेंटम सेम रहेगा, पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसमें एक चीज आएगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, LOI। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा, जो कॉमन नॉर्मल होगा ना, जैसे ये दोनों कोलाइड किया तो अभी इसका कोई ये कॉमन टेंजेंट हो गया, हाँ, दोनों पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हो सकता है बट नेट चेंज नहीं होगा। टोटल मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होगा, बट इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हो सकता है, इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हो सकता है बट टोटल मोमेंटम जो होगा वो चेंज नहीं होगा, है ना। तो वो बस, मैं क्या बोल रहा हूँ कि टोटल मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो जाएगी पार्टिकल की, बट वेलोसिटी ऐसे चेंज होगी कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। क्यों, क्योंकि इस पे जितना फोर्स लग रहा है इस पे भी उतना फोर्स लगेगा। तो नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स जो है वो जीरो है सिस्टम पे। तो सिंस एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, इट मींस P initial equals to P final, momentum would remains conserved, है ना। देख लेते हैं आप, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा, देख क्या बता रहा था कि जैसे अगर ये दोनों कोलाइड हो रहा है तो इसका एक कॉमन टेंजेंट आएगा, ये वाला, कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक कॉमन नॉर्मल आएगा जो इन दोनों के सेंटर से पास होगा। तो इसी कॉमन नॉर्मल को बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो इसी के अलोंग क्या लग रहा होगा, इसी के अलोंग ये जो फोर्स है, ये जो इंपल्सिव फोर्स है, ये इसी के अलोंग इंपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। इंपल्सिव फोर्स किसके अलोंग लगेगा, तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग लगेगा। अगर कॉमन नॉर्मल के अलोंग इंपल्सिव फोर्स लग रहा है तो जो चेंज होगी वेलोसिटी इसी कॉमन नॉर्मल के अलोंग चेंज होगी। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होगा, लिखेंगे लाइन ज्वाइनिंग द लाइन पासिंग थ्रू द कॉमन नॉर्मल to the surfaces in contact during impact is called line of impact, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट।
जैसे यहाँ पे ये ऐसा है, कोलाइड हो रहा है, तो इसका कॉमन टैंजेंट, सबसे पहले कॉमन टैंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। तो ये कॉमन टैंजेंट है, तो कॉमन नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा और इसके सेंटर से पास होगा, C1 C2। तो ये कॉमन नॉर्मल हो गया इससे, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो अब देखो इस पे, ये इस पे फोर्स इस साइड लगाएगा, ये इस पे फोर्स इस साइड लगाएगा, तो अगर चेंज होगी वेलोसिटी तो इसी के अलाउंग होगी। लेकिन अगर ये सरफेस मान लो रफ सरफेस, ये सरफेस कैसा है, रफ सरफेस, तो अगर ये रफ सरफेस है तो इस नॉर्मल की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाएगा। तो आपको बताया था कि अगर नॉर्मल क्या है, इंपल्सिव है, तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाता है, इंपल्सिव हो जाता है। तो पहले क्या होगा, अगर सपोज ये स्मूथ सरफेस होता तो इंपल्सिव फोर्स सिर्फ इसी के अलोंग लगता, तो वेलोसिटी सिर्फ इसी के अलोंग चेंज होती। लेकिन जिस केस में ये रफ हो जाएगा तो यहां पे भी आ जाएगा फ्रिक्शन, तो वो इंपल्सिव हो जाएगा, तो अभी वेलोसिटी उस डायरेक्शन में भी चेंज होगी, है ना। बट वो क्वेश्चन रेयर हो सकता है, 100 में 1 क्वेश्चन आ सकता है वैसे। देखेंगे, नोट कर लो इतना पहले, उसको भी मैं नोट कराऊंगा, नोट कर लीजिए पहले। अरे नोट तो करो, आगे समझ में आएगा ना, पहले इतना नोट करो, क्या इफेक्ट करेगा वो समझेगा ना। अरे नोट तो करो इतना पहले, नोट तो करो। डन। देखो यहाँ पे ये ऐसा है, ये ऐसा आगे कोलाइड कर रहा है, इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये। अगर यहाँ का फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, क्योंकि ये इस पे नॉर्मल इस साइड लगाएगा, अभी ये इस पे नॉर्मल इस साइड लगाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, तो फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा तो इंपल्सिव फोर्स, ये इंपल्सिव फोर्स है और ये इंपल्सिव फोर्स, इंपल्सिव फोर्स, और ये इसका कॉमन टैंजेंट है, कॉमन टैंजेंट, और ये इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, LY। तो इस डायरेक्शन में कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं है, क्योंकि म्यू 0 है तो कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है, तो कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं है। तो अगर ये ऐसा है, कोई इस डायरेक्शन में इंपल्सिव फोर्स नहीं है, इंपल्सिव फोर्स सिर्फ इसके अलोंग है, तो वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज will change along line of impact, along line of impact, that is the direction in which impulsive force is acting, impulsive force is
force is acting. आई बात समझ में? इसका फर्स्ट पॉइंट ये. सेकेंड पॉइंट, velocity of colliding particles. Velocity of colliding particles या colliding bodies remain same along common normal, common tangent before and after collision, since there is no impulsive force. There is no impulsive force along common tangent, along it. अगर यहीं पे अगर ये रफ होता तो म्यू की वैल्यू अगर 0 नहीं होती तो इस नॉर्मल की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन लग जाता है इस पे. तो अब इस बॉडी पे इस साइड भी फोर्स लग रहा है और इस साइड भी फोर्स लग रहा है, इस बॉडी पे इस साइड भी फोर्स लग रहा है और इस साइड भी फोर्स लग रहा है. तो अब जो नेट चेंज आएगा तो रिजल्टेंट फोर्स की वजह से चेंज आएगा, मतलब इसकी वजह से भी चेंज आएगा और इसकी वजह से भी चेंज आएगा. इसमें जो चेंज आएगा इसकी वजह से भी चेंज आएगा और इसकी वजह से भी चेंज आएगा. तो उस केस में टैंजेंट के अलोंग भी वेलोसिटी चेंज होगी और लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग भी वेलोसिटी चेंज होगी. आई बात समझ में? नोट कर लो. तो जिस डायरेक्शन में इंपल्सिव फोर्स होगा उस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, बस यही. देखो यहाँ पे क्या लिखा, velocity of colliding bodies remain same along common tangent before and after collision since there is no impulsive force acting along common tangent. इसके along कोई impulsive force act नहीं कर रहा है, इसीलिए पहले जो इस बॉडी की वेलोसिटी रही होगी इस लाइन के along और इसकी वेलोसिटी रही होगी इस लाइन के along, इसके पैरेलल, तो वो चेंज नहीं होगा बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन. हाँ बोल सकते. Fy की वैल्यू 0 है इसलिए नहीं होगा. Fy की वैल्यू क्या है? 0, इसलिए वेलोसिटी चेंज. क्या सेकेंड पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट लिखा ना लाइन ऑफ इंपैक्ट का, तो सेकेंड पॉइंट कॉमन नॉर्मल के लिए लिखा, कॉमन टैंजेंट के लिए लिखा ना. अरे एक इसी का दोनों पॉइंट है ना, यहाँ पे. तो वेलोसिटी सिर्फ लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग चेंज होगी और यहाँ पे कॉमन नॉर्मल के टैंजेंट के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. उसी का पॉइंट है, दोनों अलग अलग थोड़ी है ये. देन अगर यहीं पे ऐसा होता, मान लो कोलिजन हो रहा है यहाँ पे, ये इस पे नॉर्मल इस साइड, ये इस पे नॉर्मल इस साइड, और यहाँ पे जो म्यू है ये नॉन जीरो है, म्यू 0 नहीं है. तो इस केस में क्या होती? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल चेंज, along LOI and common tangent both. क्योंकि दोनों डायरेक्शन में क्या लग रहा है? इंपल्सिव फोर्स लग रहा है.
Yes, the along y direction because of impulsive friction. Because of impulsive friction. Yes, जीरो वेलोसिटी कब होगी? जब इनिशियल इसकी वेलोसिटी नहीं होगी तब जीरो होगी। जैसे अगर ये इस साइड आ रहा है और ये इस साइड आ रहा है या इस साइड जा रहा है, इसी लाइन के अलावा पहले भी मूव कर रहा है तब होगी जीरो। नहीं तो कोई ऐसे आ रहा है, कोई ऐसे आ रहा है तो होगी। देखिए यहाँ पे एक मिनट। जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी ना तब होगी जीरो उस डायरेक्शन में। अब ये बताओ, ऐसे ही लाइन ऑफ इम्पैक्ट बताना है। ये ऐसा आ रहा है v वेलोसिटी से, किसी भी वेलोसिटी से आ रहा है। अब ये मान लीजिए ये जो है ये कहीं यहाँ पे इस डायरेक्शन में आया, ऐसा जा रहा है, v डैश a और b है, तो कहीं यहाँ पे आके कोलाइड कर जाएगा, ऐसा कोलिजन हो गया। तो इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसा होगा? तो कॉमन टैंजेंट ये है, कॉमन नॉर्मल ये हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा? LOI। यही क्या हो जाएगा? LOI। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये हो जाएगा, वो हमेशा दोनों के सेंटर से ही पास होगा। ये ऐसा है, ये एक सरफेस है, एक बॉल यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रही है इस पॉइंट पे। बताओ इसका कॉमन लाइन ऑफ इम्पैक्ट बताना है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा इसका? या आके स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पे, ऐसा स्ट्राइक कर रहा है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा? ये वाली लाइन होगी। देखो ये स्ट्राइक कर रहा है, तो स्ट्राइक कर रहा है तो इस पे जो कॉमन टैंजेंट होगा ये तो यही होगा ना यार। ये इस पे भी टैंजेंट है और इस पे भी टैंजेंट है, ये है कॉमन टैंजेंट इसका। तो कॉमन नॉर्मल जो होगा ये हो जाएगा, है ना। तो यही इसका क्या हो जाएगा? LOI। एक इसका क्या हो जाएगा? LOI। ये ऐसा है, ये वेज है, ये ब्लॉक आके स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पे। आपको बताना है यहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा। यहाँ पे आके ये स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे आके ये स्ट्राइक करेगा ना यार। स्ट्राइक किया तो ऐसा है, सही है। स्ट्राइक किया तो ऐसा है, ऐसा है, तो कॉमन टैंजेंट कौन सा है? इस पे जो टैंजेंट है और इस पे जो टैंजेंट है ये है ना यार, कॉमन टैंजेंट ये है। तो कॉमन टैंजेंट ये है तो नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा, तो कॉमन नॉर्मल ये हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। यही क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। यहाँ पे आके ये ऐसे आके स्ट्राइक कर रहा है, ऐसे आके स्ट्राइक कर रहा है, तो इसका कॉमन टैंजेंट कौन सा है? तो यही है ना इस पे टैंजेंट, इस सरफेस पे जो टैंजेंट होगा ये यही होगा, और ये इस पे भी टैंजेंट है, तो कॉमन टैंजेंट यही हो गया। तो कॉमन नॉर्मल क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा कॉमन नॉर्मल। यही है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। ये इसका क्या है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट, नॉर्मल टू द इंक्लाइन। आई बात समझ में? तो आपको लाइन ऑफ इम्पैक्ट समझ में आना चाहिए, कैसे फाइंड करेंगे। नहीं नहीं, आपको पहले कॉमन टैंजेंट देखना है और उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, तो वही हो जाएगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जो कॉमन नॉर्मल है वही लाइन ऑफ इम्पैक्ट है।
कॉमन नॉर्मल है, वही क्या है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। तो नॉर्मल फाइंड करने के लिए टैंजेंट देख लीजिए, तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। फिर जैसे यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है तो कॉमन टैंजेंट ये होगा, टैंजेंट ये होगा तो कॉमन नॉर्मल ये हो जाएगा। यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है तो इस पे टैंजेंट कौन सा है, ये वाला टैंजेंट है, तो कॉमन नॉर्मल ये हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ, नोट कर लो, आराम से नोट करो। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन। तो फर्स्ट में लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो फर्स्ट आएगा हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन तो क्या होगा, इफ लिखेंगे इफ द वेलोसिटीज ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स, इफ द वेलोसिटीज ऑफ कोलाइडिंग particles are along the same line before and after collision, before and after collision, then such type of collision is said to be head on। देखिए ये ए U1 से जा रहा है और ये U2 से जा रहा है, ये बिफोर कोलिजन है, ड्यूरिंग कोलिजन में दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, ये ड्यूरिंग कोलिजन है, dt टाइम के लिए दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी ड्यूरिंग कोलिजन। आफ्टर कोलिजन ये V1 से जा रहा है और ये V2 से जा रहा है, आफ्टर कोलिजन। देखो यहाँ पे पहले जो आ रहा था वो इसी लाइन के अलोंग आ रहा है, और अभी अगर ये सपोज ये इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में भी जाता तो भी ये इसी लाइन के अलोंग होता। तो इसका जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो क्या है, इस लाइन के अलोंग है। तो जिस लाइन के अलोंग इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, एक मिनट रुको, है ना, जिस लाइन मतलब जिसके अलोंग इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट है उसी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। तो पहले भी इसकी वेलोसिटी इसके लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग है, और अभी भी इसकी वेलोसिटी इसके लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटीज ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स आर अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो वैसे कोलिजन को क्या बोलेंगे, हेड ऑन।
तो आप यहां से देख सकते हैं ये हेड ऑन कोलिजन जो है ये वन डायमेंशनल कोलिजन है, वन डायमेंशनल कोलिजन, 1D कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन जो है वो कैसा है, वन डायमेंशनल कोलिजन है, 1D है, एक ही डायरेक्शन में। सेकेंड जो आएगा वो आएगा ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन। तो ऑब्लिक कोलिजन में क्या होगा कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो है वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग मूव नहीं करेगा। तो लिखेंगे इफ द वेलोसिटीज ऑफ if the velocities of colliding particles are along different lines before and after collision, then such type of collision is said to be oblique. इसको भी ड्रॉ करेंगे अपन, पहले इतना नोट कर लीजिए। वैसा ही इसका मतलब इस केस में क्या होगा, मान लीजिए कि ये A है, ये ऐसा आ रहा है, ये B है। थोड़ा फास्ट नोट किया करो, अभी तो उतना समझने वाला भी नहीं है सिर्फ। डन। ये A है, ये B है, मान लीजिए ये ऐसा जा रहा है, ये बिफोर कोलिजन है, कोलिजन आफ्टर ड्यूरिंग कोलिजन, सपोज ये ऐसा आगे कोलाइड हो गया, ड्यूरिंग कोलिजन है, ड्यूरिंग कोलिजन। आफ्टर कोलिजन ए सपोज इस डायरेक्शन में आ रहा है और बी जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है आफ्टर कोलिजन। तो पहले किसी और लाइन के अलॉन्ग मोशन कर रहा है, अभी किसी और लाइन के अलॉन्ग मोशन कर रहा है, ऐसे कोलिजन को बोलेंगे ऑब्लिक कोलिजन। ये 2D कोलिजन, ये कैसा होगा, 2D कोलिजन। नेक्स्ट लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, बेसिस ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट लिखेंगे इसमें इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि कोलिजन ड्यूरिंग कोलिजन अगर उसके शेप और साइज में कुछ मतलब डिस्टर्बेंस आ जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसका शेप कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, तो आफ्टर कोलिजन वो सही हो जाता है। मतलब इन इलास्टिक कोलिजन द कोलाइडिंग पार्टिकल्स रिगेन देयर शेप एंड साइज कंप्लीटली आफ्टर कोलिजन। तो इसका मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है इसमें। इन एन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन
the colliding particles regain their shape and size completely after collision. तो इसलिए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। आपको पता है कोलिजन में एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो ही हो जाएगा। जब भी आप सिस्टम पे, जब भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, तो एक पार्टिकल पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगाते, सिस्टम पे लगाते हैं। तो सिस्टम पे एफ एक्सटर्नल जीरो है, हेंस पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल आ जाएगा। इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। नोट कर लीजिए। बस दो एक और है, बस इलास्टिक, इन इलास्टिक वो लिख लेते, बस हो जाएगा। साथ साथ नोट करो, इसमें कुछ है नहीं, साथ साथ नोट कीजिए। सेकंड, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। तो इसके अंदर क्या होगा, वो कंप्लीटली अपने शेप को रिगेन नहीं करता है। तो इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन the colliding particles do not regain, नहीं अभी नहीं, do सेकेंड, अगर रिगेन नहीं कर रहा है, मतलब वो कुछ डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है उसकी एनर्जी। तो सम फ्रैक्शन ऑफ ये क्या हो गया यार, नहीं नोट करो यार तुम लोग। सम फ्रैक्शन ऑफ, अभी क्लियर है क्या? हाँ तो ठीक है ना। सम फ्रैक्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि उसका शेप चेंज हो चुका है। शेप चेंज होगा तो उसके अंदर कुछ जो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो सम फ्रैक्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज रिटेन्ड बाय colliding particles in the form of deformation potential energy, deformation potential energy। तो यहां पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी would be greater than final kinetic energy, मतलब there would be some energy loss। तो यहां से इसका मतलब क्या आ जाएगा, अरे यार, तो यहां से क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। यहां पे भी क्या होगा, सिंस एफ एक्सटर्नल इज जीरो, हेंस पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल। लास्ट, अरे यार नोट कर लो, नोट लैग कैसे हो रहा है पता नहीं, नेट तो सही चल रहा है, अभी फास्ट भी है। नेक्स्ट आएगा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन।
perfectly inelastic collision. तो collision बस हो गया लास्ट, is said to be perfectly inelastic, if both the particles stick together after collision and move with same velocity इसमें क्या होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वुड बी मैक्सिमम, लॉस इन केई जो होता है वो क्या होता है, मैक्स होता है, मैक्सिमम होता है। थर्ड वही पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल आएगा, हो गया, पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल। नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कुछ होमवर्क आपको ग्रुप पे मिल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो कोलिजन की जो थियरी है वो कंप्लीट कर लेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जिसने नोट कर लिया वो लीव कर सकते हैं। चलो बाय, टेक केयर। नहीं, 2 लेक्चर में नहीं होगा, उससे ज्यादा लगेगा, 2 लेक्चर से ज्यादा। खत्म हो